नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि मैं यूपी की नारी हूँ, बेखौफ सताई जाती हूँ, राम राज्य का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूँ, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूँ, नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूँ, मैं यूपी की नारी हूँ, हर रोज जलाई जाती हूँ। कहाँ थे आप अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहाँ थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहाँ थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहाँ थे आप जब मेरठ में एक दलित माँ को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहाँ थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कि ये बिल पे चर्चा तो बस एक बहाना था, महिला का नाम लेकर वोट पर निशाना था और आरक्षण का ढोंग पीट कर लागू नहीं कराना था। और हम समाजवादी पार्टी के बाद आधी रात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है वो किसी से छिपा नहीं, और आज यूपी की प्रत्येक नारी इस बात से परेशान। मैं कुछ चंद बातों से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी कि मैं यूपी की नारी हूँ, बेखौफ सताई जाती हूँ, राम राज्य का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूँ, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूँ, नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूँ, मैं यूपी की नारी हूँ, हर रोज जलाई जाती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और खास करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार, उसकी नकारात्मक सोच महिला को कहीं जिंदा जला रही है तो कहीं मार के जला रही है, कहीं घरेलू महिला को जला रही है तो कहीं कामकाजी महिला को जला रही है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की महिला कार्यकर्ता हो, यहाँ तक कि महिला विधायक को भी जला रही है, और उनको जलाने के बाद देखने तक नहीं जा रही। मैं पूरे सदन की तरफ से माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी जल्दी स्वस्थ हों, उसकी कामना करती हूं, और ये भी कहना चाहती हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी की स्वर्गीय मां को भी अपनी गंदी राजनीति में खींचने से नहीं छोड़ा, वो सबसे पहले गए, क्योंकि वो असली महिला का सम्मान जानते हैं और समाजवादी पार्टी असली महिला का सम्मान जानती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम उनके बाद जाते हैं अपनी महिला विधायक को देखने के लिए, और यही है आपका नारी वंदन। मैं जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला की सुरक्षा की बात करती, महिला की सुरक्षा के नाम पर जीरो है, और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं तो हीरो। आज एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरीके से दिखा रहे हैं, खास करके महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं को आए दिन किस तरीके से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, और आपकी सरकार जो है वो चुप संरक्षण दे रही है। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया? कहाँ थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहाँ थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहाँ थे आप जब मेरठ में एक दलित माँ को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहाँ थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहाँ थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहाँ थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहाँ थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई, अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यूपी की असेंबली, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% का आरक्षण पा करके जो महिलाएं
हमारी नेतृत्व कर रही थी, उस चुनाव को ही टाल दिया, क्योंकि आपसे महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा जाता है। आप तो महिलाओं के नेतृत्व को दरकिनार करके सिर्फ नारी को नारा बना करके इस्तेमाल करना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। आप इस सदन में जो बैठी महिलाएं हैं, जो उधर बैठी हैं, जो इधर बैठी, आप जब उन्हें एक समान नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं तो हम धरातल की क्या बात करें। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, और जब इसी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिलाओं को जिस समय त्वरित के विकास के कार्यों की निधि देने की बात होती है तो वहां पे आपके 5-5 करोड़ की धनराशियां जाती है, और विपक्ष की जो विधायक है उनके बजट काट लिए जाते हैं। क्या ये उनके विधायक क्षेत्र, विधानसभा के क्षेत्रों की आधी आबादी का अपमान नहीं है? क्या उनको विकास का अधिकार नहीं है? ये है आपका झूठा नारी वंदन और नारी अभिनंदन। और आप महिलाओं की बात करते हैं। आज रोडों पे आशाएं रो रही हैं, आज रोडों पे समूह की बहनें रो रही हैं, आज रोडों पे आंगनबाड़ी की महिलाएं रो रही हैं, आज हमारी रसोइया रो रही हैं, आज हमारी पंचायत सहायक रो रही हैं, आज महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, वो नौकरी का इंतजार करते करते रो रही हैं, और आप महिला वंदन की बात करते। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप तो षड्यंत्र करना चाहते हो, आप तो विधानसभाओं को तोड़ना मरोड़ना चाहते हो। आप 2011 के सेंसस से अभी की आरक्षण को लागू करना चाहते हो। आप नियम कानून से नहीं चलना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ नारी को इस्तेमाल करके, नारा बना करके अपनी कुर्सी को हथियाना चाहते हो। मैं आखिरी में अधिष्ठाता महोदय सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये बिल पे चर्चा तो बस एक बहाना था, महिला का नाम लेकर वोट पर निशाना था, और आरक्षण का ढोंग पीटकर लागू नहीं कराना था। और हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से महिलाओं के हितैषी रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं। अगर एक दलित महिला और आदिवासी महिला को और अगड़ी महिला को अधिकार है तो एक ओबीसी समाज की महिला को भी अधिकार है, एक अल्पसंख्यक समाज की महिला को भी अधिकार है कि उच्च सदन में जाकर के बैठे। लेकिन आपके षड्यंत्र और मंसूबे और जो भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तो 8 मिनट हुए भी नहीं, पूरा कर लेने 7 मिनट अभी अच्छा करिए जल्दी करिए। जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है वो नैरेटिव धरातल पर फेल हो गया है, और 2027 में पीडीए की जो ए है आधी आबादी वो बढ़ चढ़ करके आपको आईना दिखाएगी और 2027 में समाजवादियों की सरकार लाएगी। नारी नहीं अबला ये युग की पहचान है, नारी नहीं अबला ये युग की पहचान है, जिस घर में नारी सशक्त वही देश महान है। मैं नसीम सोलंकी इस सदन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारे पूजनीय स्वर्गीय नेता जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा हमेशा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की राह पर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव 2024 में जिस प्रकार मुझे अवसर दिया गया है और समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे समर्थन किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे और मेरे परिवार को अपनाया है वो भी मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। आज बहुत बड़े जगह में हूँ जहाँ पर मैं अपने उपचुनाव की कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे साझा करूंगी। आप लोग कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता, उन पर अत्याचार नहीं होता। मेरे उपचुनाव में तो बहुत अत्याचार करा गया था। मैं एक तरफ अकेली महिला थी जिसका पति जेल में था और मैं पूरे सिस्टम से लड़ रही थी। उस समय मेरे उपचुनाव में लाठी डंडे चल रहे थे और वो डंडे खाने वाली भी महिलाएं थी। मेरे वोटर थे, मेरी महिलाएं वोटर थी जो डंडे खा रही थी। मैं महिला थी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसका पति जेल में था और मैं घर बच्चे सब संभाल रही थी। मेरे पति को कानपुर शहर से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था, वो भी मैं एक सफर तय कर रही थी। मैंने हर वो लड़ाई को लड़ी अकेली। जब उपचुनाव का मौका आया
तो मुझे राष्ट्राध्यक्ष जी ने चुना, इस पार्टी ने मेरे पे भरोसा दिखाया, मुझे उपचुनाव के लिए फिर से मौका दिया, मैं आई, लड़ी इस लड़ाई को। इसमें लिख लीजिए। पूरा सिस्टम मेरे सामने था, मेरे सामने एक व्यक्ति था, वो पुरुष थे जिनसे मैं लड़ाई लड़ रही थी उपचुनाव की, भाजपा के प्रत्याशी की बात कर रही हूँ। उसके पीछे पूरा सिस्टम था, पूरी पार्टी एक तरफ लगी हुई थी और एक तरफ एक महिला थी। थोड़ा सा महिलाओं को छोड़ दिया करे, अगर ऐसे मौके आते तो थोड़े से डंडे ना चलाया करे, थोड़ा हम लोगों को भी रियायत मिलना चाहिए। कुंदरकी में जिस पुलिस वाले ने बंदूक ताना था वो भी एक महिला थी, जिस महिला पे वो बंदूक तनी थी। तो मैं आप लोगों से बस, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर मैं अपनी बात रखती हूँ कि महिलाओं को इस तरह से उत्पीड़ित ना करें कि उनके ऊपर से साया भी उठ जाता है, वो उनको जेल भेज दिया जाता है, फिर एक अकेली महिला को लड़ना पड़ता है। वो तो सलाम हो मेरी सीसामऊ की जनता को, और सलाम हो मेरी समाजवादी परिवार को, मेरी पार्टी को। राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद कि उन्होंने उस तकलीफ के वक्त में, जबकि मुझे चुनाव का कोई अनुभव नहीं था, मुझे दुनियादारी का अनुभव नहीं था, वो तो आप लोगों ने सिखा दिया, बहुत शुक्रिया। एक आम महिला को नेता कैसे बनाते हैं वो आपने बता दिया। मैं बहुत साधारण सी महिला थी, मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी, मैं अपना घर संभाल रही थी, मैं परेशान थी, पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि एक महिला को कैसे नेता बनाया जाता है। इसलिए इस तरह से अत्याचार ना करें, वरना बहुत सारी महिलाएं बिना आरक्षण के भी आ जाएंगी मैदान में। ये तो मेरी आप बीती थी। खैर, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। महिला सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर स्थिति बेहद चिंताजनक है। शब्द की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 22 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। दलित महिलाओं के मामलों में स्थिति और भी गंभीर है। रेप के मामले सजा की दर 35 से भी कम है। दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के 91 मामले लंबित है। इसके अलावा ओबीसी की 40% आबादी को कोटे में कोटा क्यों नहीं है? अनुसूचित जाति के मामले में बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में आती है। दहेज के कारण होने वाली मौतों में हर 3 में से 1 मामला उत्तर प्रदेश से सामने आता है। महिला हिंसा और गैंग रेप मामलों में भी प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अध्यक्षता महोदय जी, ये आंकड़े केवल आंकड़े नहीं, ये हमारी व्यवस्था का आईना भी है। जब 2023 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया तब हमने उसको पूरा समर्थन किया, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश की आधी आबादी की अधिकार का सवाल था। ये विधेयक पास भी हुआ लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। महिलाओं को केवल चुनाव के समय याद करना और उनके नाम पर राजनीति करना बंद होना चाहिए। आज की महिला जागरूक और अपने अधिकारों को समझती है और केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से स्पष्ट मांग करती हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के हित में 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और मैं 2 बात में अपनी बात रखूंगी। जो आखिरी कतार में खड़ी है उसे आगे लाना होगा। जो आखिरी कतार में खड़ी है उसे आगे लाना होगा। सशक्तिकरण का मतलब उसे भी मुकाम दिलाना होगा। बातों में सम्मान और फैसले में इंतजार, ये ही है भाजपा की राजनीति का असली व्यवहार। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।